Hello friends, welcome to our YouTube channel. Myself CS Sitaram Jangid. Today we will learn about the issue of shares with differential voting rights. In the previous sessions, we have learned that there are two types of equity shares which can be issued by the company with voting right, with same voting right or with differential voting right. तो सेम वोटिंग राइट में तो कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं उसके जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको हर शेयर के बदले एक वोटिंग राइट रहता है या सेम रहता है सबको। अगर एक रहता है तो सभी को एक शेयर के बदले एक वोट रहेगा तो सभी को एक वोट रहेगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है। और या फिर किसी को 5 रहते हैं तो सबको 5 रहेंगे, मतलब सेम वोटिंग राइट रहता है। और एक रहता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मीन्स की जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको अगर एक शेयर होल्डर को कुछ अलग राइट्स है और दूसरे शेयर होल्डर को कुछ अलग राइट्स दिए हैं तो वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। तो वो उसके प्रोविजन रूल 4 ऑफ कंपनीज शेयर एंड डिबेंचर रूल्स 2014 एंड सेक्शन 54 में बताया गया है कि अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के लिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इश्यू करती है कंपनी तो क्या उसको प्रोसीजर्स और क्या उसकी लिमिटेशंस है, वो चीज़ें इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट कंपनी इश्यू करती है तो उसको ऑथराइजेशन होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मतलब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होना चाहिए कि कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इश्यू कर सकती है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है तो फिर उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी को सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसका आर्टिकल अमेंड करेगा कि उसके बाद ही वो इश्यू कर सकता है। उसके बाद द इश्यू इज ऑथोराइज बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब अगर आर्टिकल में प्रोविजन हो गया, ये एक सेपरेट थिंग है आर्टिकल ऑफ अमेंडमेंट का, और उस अगर आर्टिकल में अमेंडमेंट हो गया तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को कि वी आर गोइंग टू इश्यू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। फिर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इश्यू कर रही है तो उस केस में ये जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करवाना पड़ेगा। फिर आगे लिखा है द वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट ऑफ द कंपनी शेल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। का मतलब हुआ कि कंपनी के सपोज 1 लाख शेयर होल्डर है या 1 लाख उसकी पेडअप कैपिटल है, 1 लाख में से वो मैक्सिमम 74%, मतलब शेल नॉट एक्सीड 74%, 74% से तक ही डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इश्यू कर सकती है। होप आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, मतलब जिसके डिफरेंशियल राइट्स हैं शेयर के, वो ऑफ द कंपनी शेल नॉट एक्सीड 74%, मतलब 74% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 74% हो सकता है ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कंपनी के लाइफ में कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो जिसमें टोटल वोटिंग पावर है वो डिफरेंशियल वोटिंग पावर वाले शेयर 74% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल शेयर कैपिटल का इन टोटल जितने शेयर है उनके 74% से ज़्यादा शेयर होल्डर के पास डिफरेंशियल वोटिंग राउट नहीं होना चाहिए। एंड कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न इन द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट, एक एनुअल रिटर्न रहता है जो आरओसी को फाइल करना पड़ता है, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं जो कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो कंपनी को भी आरओसी में फाइल करने पड़ते हैं। अगर पिछले 3 सालों में कंपनी ने डिफॉल्ट किया है
तो वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू नहीं कर सकती। ये कंडीशन है एक। उसके बाद देखते हैं कंपनी ने और अगर कुछ इनमें से भी एक कुछ डिफॉल्ट किया है कंपनी ने, फिर भी उस केस में कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू नहीं कर सकती। कौन कौन सा डिफॉल्ट किया हो? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बोर्ड ने या जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू नहीं कर सकती। या रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट, कंपनी ने डिपॉजिट लिए थे आउटसाइडर से, पब्लिक से, और उसको मेच्योरिटी भी हो गई उसकी, मतलब मेच्योरिटी मेच्योर्ड हो गया वो, लेकिन रीपेमेंट नहीं किया, मतलब उसमें डिफॉल्ट किया है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना था, वो नहीं किया, उनको वापस पैसा नहीं दिया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर किसी से लोन लिया था, एज ए डिबेंचर इश्यू किए थे और उनको पैसा वापस करना था, उनका इंटरेस्ट वापस करना था, उनको रिडीम करना था, वो नहीं किया। इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना था, वो पेमेंट नहीं किया इस केस में। एंड रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन रेज्ड फ्रॉम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक और क्रेडिटिंग द अमाउंट इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125, मतलब किसी से लोन लिया, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया, ये पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, एलआईसी वगैरह से लोन लिया, आईडीबीआई वगैरह वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। एंड स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट का कोई स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया या शेड्यूल बैंक से लोन लिया, और क्रेडिटिंग द अमाउंट इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125। ये क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और कोई शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनका डिविडेंड क्लेम करने के लिए नहीं आए, तो 7 साल के बाद जो पैसा रहता है कंपनी के पास, आफ्टर 7 ईयर, जो भी अमाउंट बचता है, मतलब अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट हो या उससे रिलेटेड शेयर हो, तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसमें अगर 7 साल हो गए कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर किए हुए, लेकिन उसमें फंड ट्रांसफर नहीं किया, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट के। ये कंडीशन, इन कंडीशन में अगर डिफॉल्ट हुआ है कंपनी ने, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तो पेमेंट नहीं किया, किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर का हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो, रिडम्पशन नहीं हुआ किन का, प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर्स का, और रीपेमेंट का, मेच्योर्ड डिपॉजिट है वो मेच्योर हो गए, उनका रीपेमेंट नहीं किया, या बैंक वगैरह से लोन लिया उसमें डिफॉल्ट किया, रीपेमेंट नहीं किया, टर्म लोन हो चाहे कुछ भी हो, तो उस केस में कंपनी इश्यू नहीं कर सकती शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब अगर कभी कभी कंपनी ने सपोज डिफॉल्ट किया भी हो और उसका डिफॉल्ट गुड कर दिया, मतलब डिफॉल्ट किया, इन 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 चीज़ों में डिफॉल्ट किया और उसको पेमेंट भी कर दिया, बाद में पता लगा कि हाँ डिफॉल्ट हो गया, सपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया था, बाद में पता लगा कि डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं किया विद इन 30 डेज, तो लेकिन बाद में पेमेंट कर दिया, एक बार डिफॉल्ट हो गया लेकिन बाद में पेमेंट कर दिया। और वैसे डिवेंचर रिडम्पशन के जो डिवेंचर रिडम्पशन है, वो अगर टाइम लिमिट पे उसको पेमेंट नहीं किया रिडम्पशन के टाइम, लेकिन बाद में कर दिया, और उसको 5 साल एक्सपायर हो गए हों, मतलब ये इस सेक्शन का इस रूल्स का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन दिया है कि प्रोवाइडेड दैट द कंपनी में इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिफॉल्ट वाज मेड गुड। जिस फाइनेंशियल ईयर में डिफॉल्ट, सपोज अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, तो इस केस में अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया कि हाँ कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, कुछ मेच्योर डिपॉजिट है उनको पेमेंट रीपेमेंट करना था वो नहीं किया, लेकिन अगले साल में उसने पेमेंट कर दिया डिविडेंड, तो अगले साल जिस साल में वो फाइनेंशियल ईयर में उसका डिफॉल्ट गुड हुआ है, मेड गुड, उसके एंड होने के 5 साल बाद डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू कर सकती है। उसके बाद if the company has not been penalized by the any court or tribunal during the last 3 year, the company किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा पिछले 3 सालों में पेनलाइज नहीं किया है, मतलब कुछ उसकी पेनल्टी नहीं लगी है,
एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और फेमा एक्ट, इनके अंडर में कुछ अगर पेनल्टी लगी है कंपनी को पिछले 3 सालों में, तो भी वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इश्यू नहीं कर सकती। द कंपनी शेल नॉट कन्वर्ट इट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट। अब देखिए इसमें जो ये जो कंडीशन है, इनसे ऐसा लग रहा है कि कंपनी एकदम मतलब अच्छे से बिजनेस कर रही है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, तो ही वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू कर सकती है। इन द नट सेल ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब ये अगर पेमेंट नहीं हुआ, रिडम्पशन नहीं हुआ टाइम पे, या टाइम पे एनुअल रिटर्न और ये फाइल नहीं किया, तो मतलब वो उसका इंटेंशन कुछ कंपनी का अलग है, या उसके जो मैनेजमेंट है, या उसमें जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय है, उसके डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनका इंटेंशन सही नहीं है। अगर डिफॉल्ट तभी करोगे जब आपका इंटेंशन सही नहीं रहता, तो उस केस में आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी इश्यू नहीं कर सकते। सीधा सीधा यही इस रूल्स 4 ऑफ कंपनीज शेयर एंड डिवेंचर रूल्स 2014 और सेक्शन 54 में इसका इंटेंशन मेन यही है कि कंपनी का बिजनेस सही चल रहा है, उसका फ्रॉड करने का कुछ इंटेंशन नहीं है, सारा काम वो प्रॉपर एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन कर कंप्लाइंस कर रही है, तो ही वो काम कर सकती है। फिर द कंपनी शेल नॉट कन्वर्ट्स इट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कंपनी ने एग्जिस्ट शेयर इश्यू किए विथ सेम वोटिंग राइट, और उस उन्हीं शेयर को वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट में कन्वर्ट नहीं कर सकती, और वाइस वर्सा, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट में शेयर इश्यू किए उनको नॉर्मल वोटिंग राइट के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर आपको इश्यू करना है तो फ्रेश इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे दोनों में। और एक बार वो अगर इश्यू हो गए तो वो परमानेंटली उसी उसी कैटेगरी में रहेंगे, उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। And the holder of equity share with differential right enjoy all other rights such as the bonus share, right share, which the holder of equity share are entitled to subject to the differential right with which such share have been issued। और जो इक्विटी शेयर होल्डर, जो नॉर्मल शेयर होल्डर है, उनको जो राइट्स रहते हैं, उनको बोनस शेयर अगर कंपनी डिक्लेयर की है, या राइट शेयर इशू किए हैं, या उनको जो डिविडेंड वगैरह मिलता है, वो सारे इनको भी जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर को मिलता है वैसे इनको भी मिलेगा। और इनको जो जिस डिफरेंशियल राइट्स के साथ इश्यू किया गया है, मतलब उनका वोटिंग पावर अगर ज्यादा है, या उनको डिविडेंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो भी हो, तो वो तो उनको प्रेफरेंस रहेगा ही उस चीज में। तो इसके अलावा जो बोनस शेयर और नॉर्मल शेयर होल्डर को जो मिलता है, नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को, तो वो चीज भी, बोनस शेयर राइट इश्यू, वो भी उनको राइट रहेगा। And when a company issue equity share with differential rights, the register of member shall contain all the particulars of the shares so issued along with detail of the shareholder। और ये तो कंपनी का नॉर्मल प्रोसीजर है कि जितने भी शेयर इश्यू किए उनका एक कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करता है, तो उसमें सारे पर्टिकुलर्स, उसके शेयर कितने शेयर है, उसके डिटेल्स वगैरह, शेयर होल्डर के नाम वगैरह, वो चीज़ कंपनी को रखना पड़ेगी। तो आज हमने देखा कि अगर कंपनी इश्यू करती है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, तो उसको क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। मतलब कौन सी कंपनी है, आर्टिकल को ऑथराइज होना चाहिए, अगर ऑथराइज नहीं है तो आर्टिकल को अमेंड करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, और 74% से ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न लास्ट 3 ईयर में डिफॉल्ट नहीं किया, मतलब फाइल टाइम पे प्रॉपरली कर रही है कंपनी, और इनका पेमेंट प्रॉपर कर रही है टाइम पे। तो ये सारी कंडीशन है जो कि कंपनी को फुलफिल करना पड़ती है। इफ यू लाइक द सेशन, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर more such video in the future also। Thank you very much।